नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है भारतीय इतिहास की एक और श्रृंखला। हमने बलबन के बारे में जाना, बलबन को समझा और बलबन की उपलब्धियों, उसकी लौ और रक्त की नीति पे आपसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसी से मोटिवेटेड होकर हम इस श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर आए हैं। अब हम अगले कुछ वीडियोस में अलाउद्दीन खिलजी, उसके अचीवमेंट और उसकी हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के आधार को मजबूत करने वाले प्रमुख शासकों में से एक शासक था। अलाउद्दीन खिलजी हालांकि वैसे तो बदनाम शासक था, अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पाई और उसके बाद कत्लेआम, खून खराबा उसके इतिहास से जुड़े रहे। वो बिल्कुल अनपढ़ शासक था, किंतु इस सब के बावजूद एक प्रशासक के रूप में, एक शासक के रूप में उसकी उपलब्धियां मायने रखती है, क्योंकि उसने जो प्रशासनिक सुधार किए, उन प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को मजबूत आधार मिला। दिल्ली सल्तनत वो विशिष्ट संसाधनों की स्वामी बन सकी जिसके द्वारा वो मजबूत सेना और अखंड साम्राज्य का निर्माण कर पाई। उसके प्रशासनिक सुधारों का एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था, वो था मसाहत की पद्धति। ये पद्धति बेसिकली मूल रूप से भूमि को माप कर भू राजस्व निर्धारित करने की पद्धति थी और इस पद्धति को ने उसके राजस्व प्रशासन की, उसके राजस्व नीति की आधारशिला रखी। तो आइए हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति क्या थी और राजस्व नीति के माध्यम से वो क्या पाना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी राजस्व नीति के माध्यम से मूल रूप से दो चीजें पाना चाहता था। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि सदियों से किसी भी राजा महाराजा की इच्छा रही है कि वो अपने राज्य के संसाधनों का प्रसार करे। अलाउद्दीन खिलजी भी इससे अलग नहीं था। वह भी चाहता था कि उसके राज्य के संसाधन बढ़े, उसके राज्य में जो आर्थिक उन्नति है, जो खजाना है, उसका मजबूत हो, क्योंकि जब खजाने में धन होगा तभी तो सेनाएं रहेंगी और जब सेनाएं मजबूत होगी तो राज्य मजबूत होगा। सेकेंड चीज थी कि अलाउद्दीन खिलजी उस दिल्ली सल्तनत का प्रतिनिधित्व करता था जो कि तुर्कों के द्वारा, इल्बारी तुर्कों के द्वारा स्थापित किया गया था और इन तुर्कों के शासन प्रणाली ने भारत में अपनापन का भाव नहीं जगा पाई। कहीं न कहीं ये विदेशी और बाहरी शासन प्रणाली बन के अभी तक रह गई थी। तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ के स्थानीय राजा थे, महाराजा थे या फिर कूट मुकद्दम चौधरी जैसे जमींदार वर्ग था, वो इन शासकों की सत्ता को कभी नहीं मानना चाहता था। तो फिर इसका नतीजा होता था कि विद्रोह होते थे। दिल्ली सल्तनत के राजा सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा कर को वो अपने खजाने में लाए और जब इसके लिए बल प्रयोग करते थे तो स्थानीय राजा, जिन्हें वहां की जनता का समर्थन था, क्योंकि सदियों से उनके बाप दादा उस जनता का देखभाल करते, उनको संभालते, उनकी रक्षा करते आ रहे थे, इसके बदले वो भू राजस्व उनको दे रहे थे। ऐसे राजा महाराजाओं की रक्षा में पलने वाली जनता जब राजाओं का शोषण होता था तो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ उनके साथ हो जाती थी और दिल्ली सल्तनत को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि इन बिचौलियों की सत्ता को भी तोड़ दिया जाए और इस भू राजस्व नीति के माध्यम से उसने ये भी प्रयास किया। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके प्रसार क्षेत्र पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि अलाउद्दीन की जो भू राजस्व की नीति थी, क्या वो उसका प्रसार क्या था, वो क्या दिल्ली में लागू थी या संपूर्ण भारत में, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में लागू थी। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्व नीति है उस काल में अपने आप में प्रगतिशील तो थी, किंतु ये इतनी प्रगतिशील नहीं हो पाई थी कि इसे संपूर्ण भारत में लागू किया जा सके। वो काल दूसरा था, संसाधन दूसरे थे,
सूचना और प्रौद्योगिकी का तंत्र दूसरा था। ऐसे में उस साम्राज्य में संपूर्ण जगह इस मसाहत की प्रगतिशील पद्धति को लागू करना संभव नहीं था। अतः इसका प्रसार क्षेत्र आपको दिल्ली और उसके आसपास या ज्यादा से ज्यादा कैंटोनमेंट एरिया जहां सेनाएं रहती थी उसके आसपास रहा होगा। जो अभी तक इतिहासकारों के बीच मता क्या आया है वो इसी पक्ष में। तो प्रसार क्षेत्र को जानने के बाद अब आते हैं कि क्या चीजें थी जो उस मसाहत की पद्धति को पहले इल्तुतमिश और बलबन की पद्धति से अलग करती थी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है कि उसने भूमि की माप कराई। जो लैंड था उसको मेजर कराया और लैंड को मेजर करा के उसने चीजों को किया। तो लैंड मेजरमेंट के फलस्वरूप उसको पता चला कि किसके पास कितनी जमीन है, उस जमीन का क्या टैक्सेशन होगा। फिर उसने जो उपज के आधार पे अच्छी और खराब भूमि थी उसका वर्गीकरण कराया। उस वर्गीकरण के आधार पर किसानों को कर तय किया। कर की राशि को 50% रखा गया और 50% राशि हालांकि पूर्व की तुलना में बहुत ज्यादा थी, किंतु इससे दिल्ली सल्तनत को फायदा हुआ। किसानों का शोषण तो बेशक बढ़ा, लेकिन दिल्ली सल्तनत को इससे फायदा होना शुरू हो गया और इसका तात्कालिक लाभ तो अलाउद्दीन खिलजी को मिला। ये अलग बात है कि आगे चल के ये विद्रोहों का कारण बना और दिल्ली सल्तनत की सत्ता को छीड़ किया। दूसरा उसने किया कि बिचौलियों मध्यस्थ जो खूत मुकद्दम चौधरी जैसे बिचौलिए थे उनको हटाने के लिए उसने सरकारी तंत्र विकसित किया। दीवान मुस्तखराज का एक विभाग विकसित किया जो इन भू राजस्व भूमि कर की वसूली करते थे। आमिल और गुमास्ता जैसे सरकारी पदाधिकारी हुए जो जाते थे और क्षेत्र से कर की वसूली करके राजकोष में जमा कराते थे। साथ ही बिचौलियों और मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए उसने जो दूसरा कार्य किया कि जो मिल्क वक्फ इनाम यानी ये उन जमीनों का वर्गीकरण है जो राज्य समय समय पे प्रसन्न होकर कुछ व्यक्तियों को उपहार स्वरूप भूमि दे दिया था जो कर से मुक्त थी। अलाउद्दीन ने इन सारी भूमियों को छीन लिया और छीन के इसे खालिशा भूमि में तब्दील कर दी। अब खालिशा भूमि क्या होती है, यदि आप नहीं जानते पहले से तो इम्पोर्टेंट ये है कि खालिशा भूमि सल्तनत की भूमि मानी जाती थी, राजा की भूमि मानी जाती थी, जिससे होने वाली उपज सीधे राजकोष में जाती थी और उसमें किसी प्रकार का कोई शेयरिंग नहीं होता था। तो इस तरह से जो खालिशा की भूमि थी उसने भी दिल्ली सल्तनत के टैक्सेशन को इम्प्रूव किया। अब आगे की हम विशेषताएं देखते हैं। तो जो भू राजस्व की दर 50% तो कर ही दी गई, इसके अलावा कुछ और नए कर इंट्रोड्यूस किए गए, यानी टैक्सेशन का के मैक्सिमम अवेन्यूज को, मैक्सिमम जगहों को तलाशा गया कि कहाँ से कर आ सकते। तो उसने कुछ कर लगाया जैसे कि घरी, यानी जो घर था, वेल्थ टैक्स जो आज का होता था उस तरह का घर पे लगने वाला टैक्स था घरी। चराई यानी चारागाह पे लगने वाला कर चराई था। इसके अलावा खराज, खम्स और अन्य कर जो थे, जजिया आदि, वो पूर्व की भांति लगते रहे। तो ये टैक्सेशन का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव था, ब्रॉड तरीका था जिसका लाभ उठाया उसने। अब चूंकि ये व्यवस्था थी, इससे दिल्ली सल्तनत को फायदा तो हुआ लेकिन कमियां भी हुई। एक तो ये थी कि उसने टैक्सेशन बहुत ज्यादा कर दिया। दूसरा ये था कि भूमियों का वो वर्गीकरण नहीं किया टैक्सेशन करने में जो होना चाहिए। कमोबेश सब पे भार बराबर पड़ने लगे, उपज को उतना अच्छा आधार नहीं लिया गया और दूसरा कि भूमि के प्रकार का भी उतना महत्व नहीं दिया गया। इससे क्या हुआ कि खराब भूमि वाले और अच्छी भूमि वाले हर किसान पे रेवेन्यू का लोड समान पड़ने लगा, जिससे अकाल की संभावनाएं बढ़ी। सरकारी कर्मियों पर आश्रित इस व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा, जनता का शोषण बढ़ा, जिसके कारण बाद में विद्रोहों की श्रृंखला भी बढ़ी। और इन सब के फलस्वरूप जहां एक तरफ दिल्ली सल्तनत को इसने मजबूत किया मसाहत की पद्धति ने, वहीं दूसरी तरफ
कहीं न कहीं उसको कमजोर करने का भी काम किया। लेकिन यदि अंत में इसका विश्लेषण किसी वाक्य से करना चाहें, आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व व्यवस्था ने भू राजस्व को नया आयाम दिया, राज्य के कराधार में वृद्धि की, राज्य के संसाधनों में वृद्धि की, सेना को मजबूत किया, बिचौलियों की शक्ति को तोड़ा। हालांकि इसमें कुछ प्रतिगामी चीजें थी जिसको खत्म करना आवश्यक था, और यही आगे खत्म करके अकबर एक महान पद्धति की नींव डालेगा। उसमें कहीं न कहीं अलाउद्दीन और शेरशाह की पद्धतियों का पुट होगा। तो अलाउद्दीन की पद्धति को उस भू राजस्व सुधार की एक श्रृंखला में देखना उचित होगा, जो भारत के दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कहीं न कहीं अलाउद्दीन के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये अलाउद्दीन की भू राजस्व पद्धति भू राजस्व में सुधार की एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत का एक अंश है। उम्मीद है कि आपको अलाउद्दीन की मसाहत की पद्धति समझ में आई होगी। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा इसमें डीप में बातें नहीं बताई गई, किंतु लगभग जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके सामने रखी गई। इसे आत्मसात कर अलाउद्दीन को समझने में सहायता मिलेगी। इसके साथ धन्यवाद।